units, units, rupees. टू ओपनिंग स्टॉक, कितना देखा था हमने अभी क्वेश्चन में? ओपनिंग स्टॉक 6000 यूनिट्स at the rate of 1.20, so that comes to 7200. This is the opening stock. 2 transfer from process A account, कितना ट्रांसफर करना है ए अकाउंट से? इतना है ना, ये वाला हम लोग ट्रांसफर करेंगे इस अकाउंट को। राइट डाउन 39,000 यूनिट्स, कितने रुपीस के? 48,750. Why we are calculating this? We are calculating this because we have to apply this method, weighted average method. ये हमको लगाना है यहाँ पर, इसीलिए वी आर सॉल्विंग बाय दिस मेथड. सो ओपनिंग स्टॉक कितना है फिनिश स्टॉक का? 6000 यूनिट्स. ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए हम लोगों ने 39,000 यूनिट्स किए. बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? क्वेश्चन में दिया है 5000 यूनिट्स. 6000 के नीचे देखो क्वेश्चन में 5000 यूनिट्स दिए हैं. कितने रुपीस के आएंगे यहाँ पर? अभी हमको ये प्राइस निकालना है तो अभी वो ब्लैंक छोड़ देते हैं. बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट. बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट. कितने यूनिट्स रहेंगे? निकालो बैलेंसिंग फिगर से. कितने यूनिट्स है यहाँ पर टोटल? 39 प्लस 6000, 39,000 प्लस 6000 45,000 यूनिट्स है. यहाँ पर क्लोजिंग में कितने हैं? 5000 यूनिट्स. तो बैलेंसिंग कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 40,000 यूनिट्स. वर्किंग नोट, अभी इन दोनों को प्राइस लगानी पड़ेगी. एक वर्किंग नोट, वर्किंग नोट. ओके, वर्किंग नोट प्राइस कैसा निकालेंगे? हमको निकालना है वेटेड एवरेज मेथड से. तो वेटेड एवरेज मेथड कैसा अप्लाई करेंगे? यहाँ पर भी टोटल लिख दो 55,950. वेटेड एवरेज मेथड देखो अब ऐसा लगेगा. वर्किंग नोट 55,950 ये प्राइस है और ये कितने यूनिट्स के लिए? 45,000 यूनिट्स. ये वाले 45,000 यूनिट्स. ठीक है, हमारे पास अब क्लोजिंग स्टॉक बचा है 5000 यूनिट्स. तो पहले पर यूनिट प्राइस यहाँ पर निकाल लेते. वो आ गया 1.243 रुपीज. 1.243 ये आ गया पर यूनिट प्राइस. अभी ये पर यूनिट जो प्राइस आया है वो हम यहाँ पे भी लगाएंगे, है ना. क्लोजिंग स्टॉक को लगाएंगे 1.243 और वो यहाँ पर भी लगाएंगे. नहीं तो दूसरी मेथड बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेना. पहले तो क्लोजिंग स्टॉक को ये अमाउंट लगाकर निकालो प्राइस. वो आ गया 6,270. और यहाँ पर जो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस आएगा मे बी वो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो. कोई भी एक चीज कर लो, आपको दोनों को ही सेम प्राइस लगानी है, क्लोजिंग स्टॉक को और ट्रांसफर टू प्रोसेस बी को. इधर यहाँ पर आपने अगर 1.243 अगर प्राइस लगा दिया, यहाँ का प्राइस आ जाएगा तो ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेना. एनीथिंग, है ना. प्रेजेंटेशन इज मैटर ऑफ चॉइस. तो यहाँ पर आ जाएगा 49,733. 49,733 लिख दो यहाँ पर. 45,000 यूनिट्स, 55,950 प्राइस. ये क्यों सॉल्व किया? ऐसा हमको लगानी है वेटेड एवरेज मेथड, इसीलिए इस तरीके से सॉल्व किया. वेटेड एवरेज का मतलब मीनिंग क्या होता है कि ये देखो पूरा टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय जो टोटल यूनिट्स है वो पूरे यूनिट्स को एक प्राइस लगता है जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज पॉइंट. देखो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 6000 है ना, ये फिनिश प्रोडक्ट का ओपनिंग है. और ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए कितना है? 39,000 यूनिट्स. ठीक है, तो सबको ये प्राइस लगेगा. इसको बोलेंगे वेटेड एवरेज प्राइस. ओके, कॉपी करना है आपको प्रोसेस ए का. मे बी फिर प्रोसेस बी जो है वो एज अ होमवर्क कर सकते हैं आप लोग. मैं एक बार समझा दूंगी फिर आप उसको एज अ होमवर्क कर सकते हो. तो एक बार इसको देख लो.
अभी ये वाला जो है अमाउंट है ना, यूनिट्स और अमाउंट, ये क्या करेंगे हम, नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करने वाले हैं। तो प्रिपेयर करें प्रोसेस बी अकाउंट। पहले क्या करेंगे, प्रोसेस बी अकाउंट, जो मतलब रॉ मटेरियल है उसका अकाउंट पहले बनाएंगे। उसके बाद सिमिलरली जैसा यहाँ पर प्रोसेस ए फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाया, प्रोसेस ए फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाया, वैसा सिमिलर प्रोसेस बी फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट, यूनिट्स रुपीज, यूनिट्स रुपीज। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए फिनिश्ड स्टॉक। अभी किया था ना सॉल्व वहां पर, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट, तो वहां से लेकर आए ये फिनिश स्टॉक अकाउंट से। कितने यूनिट्स थे, हाउ मेनी यूनिट्स, 40,000 यूनिट्स बैलेंसिंग फिगर से निकाला था। प्राइस था 49,733। ठीक है, आप अच्छे से ऐसा रूलिंग वगैरह बनाकर सॉल्व करो। ठीक है, मैं तो ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ ना, तो आप क्या करो, यहाँ पर ऐसे अच्छे से आप बीच में रूलिंग्स भी बनाओ। ठीक है, उसके बाद टू अदर मटीरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस, ऊपर वर्किंग नोट बनाया था, वहां पर यूनिट्स कितने आए थे नॉर्मल लॉस के, 4,000 यूनिट्स, और प्राइस हमने निकाला था कितना, 2,000। ठीक है, प्राइस निकाल दिया था 2,000, ये ऊपर के वर्किंग नोट से आया है। ठीक है, उसके बाद बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी फिनिश स्टॉक अकाउंट। कितना है यहाँ पर, चलो क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं इंफॉर्मेशन सब। देखो यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, ये सारा सब कुछ जो दिया है, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस 5,000, 8,000, 1,500, दीज आर द अदर मटेरियल वगैरह वगैरह के एक्सपेंस। ट्रांसफर वाला तो हमने प्रोसेस ए अकाउंट से ला लिया। उसके बाद उन्होंने बोला है आउटपुट क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टॉक कितना है, 36,500, इट इज गिवन। अभी सॉल्व करते हैं। कितना बोला, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 36,500। ठीक है, और यहाँ पर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का एक्सपेंस कितना है, 5,000, 8,000, 1,500। अभी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, इसका प्राइस निकालना पड़ेगा ना, कितना प्राइस आएगा। ठीक है, तो उसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट। पहले एक टोटल अमाउंट ले लो, सबका टोटल करो, कितना आएगा, इसका टोटल, दिस टोटल माइनस नॉर्मल लॉस करेंगे अभी। वर्किंग नोट टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। करो सॉल्व। टोटल कॉस्ट कितना है, सबका कॉस्ट टोटल करके कितना आएगा वो, 64,233 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स है, 40,000 यूनिट्स माइनस 4,000 यूनिट्स। कितना आ गया पर यूनिट प्राइस, कैलकुलेट एंड टेल मी, आई विल वेट, मैं वेट कर रही हूँ। कितना आ गया वो, 1.728, इतना प्राइस आ गया पर यूनिट। यही प्राइस को अभी यहां पर लिखना है आपको, एट द रेट 1.728। करो अभी इसको भी सॉल्व, आई एम वेटिंग। 1.728 इंटू 36,500, आई एम वेटिंग। 63,097 आ गया, ओके।
एक जादू देखना है आपको कैसे आएगा। अब क्या आएगा, करो टोटल 4036,500 कितने यूनिट्स है 4500 और यहाँ पर कितने इंट्रोड्यूस किए थे हमने 40,000 मतलब एबनॉर्मल गेन हो गया है टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट कितने यूनिट्स 500 तब ये बैलेंस हो जाएगा फिर अकाउंट। ठीक है और यही जो प्राइस आया है 1.728 वही हमको एबनॉर्मल गेन को लगाना है। करो सॉल्व कितना आएगा 500 इंटू 1.728 दैट कम्स टू 864। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, फिर से सेम स्टोरी मैं रिपीट कर रही हूँ। एबनॉर्मल गेन वो हो गया है जो फिनिश प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बन चुके हैं। अभी वो फिनिश प्रोडक्ट को ऐसे फैक्ट्री में तो रखेंगे नहीं, उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फिनिश्ड स्टॉक को। जैसे फिनिश स्टॉक देखो 36,500 उसको रेट क्या लगा 1.728, हमने सोचा था 36,500 ही फिनिश स्टॉक्स बनेंगे बट बन गए कितने, एक्स्ट्रा बन गए 37,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गए, मतलब उसमें से 500 क्या है एबनॉर्मल गेन। तो उसको भी कौन सा प्राइस लगाएंगे, जो यूनिट्स फिनिश स्टॉक के लिए लगा रहे हैं है ना, जो बन चुके हैं प्रोडक्ट्स, तो क्या प्राइस लगाएंगे उसको 1.728। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो ऊपर ढांचे में जाकर देखो एक बार, है ना, हमने पूरा एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन को हम वही प्राइस फिनिश्ड स्टॉक के प्रोडक्ट जो फिनिश स्टॉक के प्रोडक्ट्स को हम प्राइस लगाते हैं वही प्राइस हम एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को लगाते हैं। ओके आई होप दिस इज क्लियर। अभी बैलेंस कर दो यहाँ पर अकाउंट्स 65,097 65,097। अब तो मुझे लगता है लॉजिक सारे क्लियर है तो आप हर चीज बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो। ठीक है एबनॉर्मल लॉस कैसे आएगा, फिर यहाँ पर कुछ यूनिट्स रहेंगे, यहाँ पर कुछ नॉर्मल लॉस यूनिट्स रहेगा, ट्रांसफर रहेगा, कुछ यूनिट ट्रांसफर्ड रहेंगे। समझो अगर ऐसा कुछ रहा कि यहाँ का बैलेंस ज्यादा हो रहा है ना, ये जो है 4500 यहाँ का बैलेंस ज्यादा है और यहाँ पे कुछ कमी पड़ रही है तो वो क्या हो गया एबनॉर्मल लॉस। तो अब बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो आप। ठीक है आई होप दिस इज क्लियर। अब एक बार प्रोसेस बी फिनिश स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं, फिर मैं टाइम दूंगी आपको कॉपी डाउन करने के लिए। ठीक है लेट्स डू प्रोसेस बी फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस बी फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट यूनिट्स रुपीस। ओके अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, टू ओपनिंग स्टॉक टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट। मैम ऐसा क्यों लिखा, ये देखो ये जो है ना ये वाला फिगर दिस विल बी ट्रांसफर्ड हियर, लिखा ना यहाँ पर ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट, तो वहां पर ट्रांसफर करेंगे। कितने यूनिट्स है, हाउ मेनी यूनिट्स आर दोस 36,500 यूनिट्स, प्राइस क्या है 63,097। यहां पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चन में देखेंगे एक बार वो, ठीक है, एंड बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है एक बार क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट बन चुका है ना, प्रोसेस अकाउंट का सब कुछ हो गया, अब उसको नहीं देखना है, अब किसको देखना है, फिनिश्ड जो हमको स्टॉक दिया है 1 अप्रैल एंड 30 अप्रैल का, उसका इंफॉर्मेशन हमको देखना है। और किसका देखना है, प्रोसेस बी। ओपनिंग देखो कितना है 5,000 और प्राइस कितना दिया है उसका ओपनिंग को 1.60, तो आपको प्राइस भी आ गया यूनिट्स भी आ गए, और क्लोजिंग कितना दिया है 8,000। चलो पुट करते हैं इतनी इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक कितना है 5,000 यूनिट्स है, एट द रेट प्राइस भी ऑलरेडी देकर रखी है 1.60, तो करो 5,000 इंटू 1.60 यू गेट 8,000। ठीक है यहां पर कितने यूनिट्स हो गए, अभी यहां पर यूनिट्स हो गए 41,500, अमाउंट कितना हो गया 71,097। लगाओ वेटेड एवरेज करना है हमको, वर्किंग नोट ₹71,097 डिवाइडेड बाय 41,500 यूनिट्स, वेटेड एवरेज से प्राइस कितना निकल गया, सॉल्व एंड टेल मी।
कितना आया 1.7132 पर यूनिट। यही प्राइस अब हम क्लोजिंग स्टॉक को भी लगाएंगे और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस वाले यूनिट्स को भी लगाएंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमने कितना देखा, कितना है वहां पर 8000 यूनिट्स। 8000 यूनिट्स को भी नीचे वाला प्राइस लगा दो वर्किंग नोट वाला 7132, 1.7132। कितना आ गया सॉल्व करके बोलो, बोलो एक बार। 13705। ठीक है, अभी ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस निकालो बैलेंसिंग फिगर से यूनिट्स। यहाँ पर कितने यूनिट्स है 41500, अमाउंट इज 71097। आइदर बैलेंसिंग फिगर से दोनों भी चीजें निकाल लो, या तो फिर ये पहले यूनिट्स निकालो। यूनिट्स तो आपको बैलेंसिंग से ही निकालने पड़ेंगे, देयर इज नो चॉइस। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस के यूनिट्स नहीं दिए हुए, ठीक है, आपको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से ही निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, 41500 यूनिट्स माइनस 8000 यूनिट्स कितने हो गए क्लोजिंग स्टॉक में, आई मीन टू से ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में, वो आ जाएंगे 33500 यूनिट्स। अब इनको आप प्राइस यही लगाना है आपको 1.7132। आइदर इस मेथड से निकाल लो, नहीं तो फिर इसका भी बैलेंसिंग फिगर कर लो। कैसे करोगे, 71097 माइनस 13705, तो आपको कितना मिल जाएगा 57392। दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आइदर ये प्राइस लगा के निकाल लो, आइदर बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, दोनों ही तरीके से आंसर आएगा और करेक्ट आएगा। ठीक है, वेट। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ प्रोसेस बी फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। कॉपी करना है आपको, आई विल गिव टाइम। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान दे दो। इजी क्वेश्चन है, स्टिल सॉल्व करते हैं। थोड़ा बहुत जो आपके लिए होमवर्क आप कर सकते हो तो वो होमवर्क मिल जाएगा आपको। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ।
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 3, ठीक है, प्रोसेस 3 होने जा रहा है अभी, ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त। क्या बोलते हैं वो, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 1000 यूनिट्स। हर बारी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक का कंप्लीशन कितना होकर आया है वो देते हैं। इस बार दिया क्या, कुछ नहीं दिया, तो सारा का सारा कंप्लीशन कहाँ होना है, प्रोसेस 3 में ही होना है, 100% कंप्लीशन होगा। तो आपको अभी क्या करना है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीनों भी कॉलम में लिखना है। ओपनिंग स्टॉक टू बी कंप्लीटेड कितना, 100%, 100%, 100%, ठीक है। उसके बाद वैल्यू देखो, डायरेक्ट मटेरियल 2, लेबर, प्रोडक्शन, ओवरहेड, सब कुछ दे दिया। फिर प्रोसेस 2 ट्रांसफर, प्रोसेस 2 ट्रांसफर मतलब देखो हम लोग प्रोसेस 3 अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस 2 ट्रांसफर, अभी ये ऐसा होगा, ये प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, ये ऐसा कुछ है। तो प्रोसेस 2 ट्रांसफर मतलब ये है ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 में ये जो 3 में आएंगे ये 2 से आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हो गया क्या, ये इनपुट, ठीक है। एंड प्रोसेस 4 को जाएंगे, वो इसका आउटपुट रहेगा। आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3 बिकम्स द इनपुट ऑफ प्रोसेस 4। आई होप दिस इज क्लियर। तो वैसा ही है, देखो यहाँ पर प्रोसेस 2 से जो ट्रांसफर हुआ है वो है यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, अमाउंट्स प्लस प्राइस दे दिया, तो ओपनिंग के बाद आएगा ये वाला। और प्रोसेस 4 ट्रांसफर मतलब ये है आउटपुट, आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3 इज इनपुट ऑफ प्रोसेस 4, प्रोसेस 4 को ट्रांसफर हो रहा है, देखो ये यूनिट्स, ओके। डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन प्रोसेस, इतना डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट दिया है, डायरेक्ट लेबर, एम्प्लॉयड, प्रोडक्शन, ओवरहेड्स, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन तो अकाउंट में जाएगा जब प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। अनदर थिंग, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दे दिए, पढ़ लिया मैंने। यूनिट्स स्क्रैप्ड, कितने यूनिट स्क्रैप्ड है, 300 यूनिट्स आर स्क्रैप्ड। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये किस चीज का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, स्क्रैप्ड यूनिट्स का। इससे क्या समझ में आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, यहां पर कुछ तो एबनॉर्मल लॉस हो गया है। नॉर्मल लॉस पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, नॉर्मल लॉस इज स्क्रैप, बेच देंगे उसको डायरेक्टली। जब ऐसा आपको दिया है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, वो भी देखो यूनिट स्क्रैप के नीचे, क्लोजिंग स्टॉक का तो अलग से दिया है, ये नीचे दिया है देखो डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ऊपर जो ये जो दिया है ना डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये किसके लिए दिया है, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स के लिए। तो कितना प्रोसेसिंग होगा उस पर, याद करो एग्जाम्पल दिया था मैंने टाइल्स का, ठीक है। तो वहां पर कितना कितना कंप्लीशन बोल दिया उन्होंने, अभी होने वाला है इस मंथ में 100% मटेरियल, 80% लेबर एंड 60% ओवरहेड्स। तो ये भी हमको जब अकाउंट हम लोग वो ढांचा बनाएंगे उसमें लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक बोला है 2000 यूनिट्स है, और क्लोजिंग स्टॉक का कंप्लीशन इस मंथ में कितना कितना हो रहा है, 60%, 50%, 40%। इतना कंप्लीशन इस प्रोसेस में होगा, और अगले बार जब ये अब अगले प्रोसेस को ट्रांसफर होगा, मतलब है ना अगले मंथ को, अगले प्रोसेस को नहीं, अगले मंथ को ट्रांसफर होगा, तो ये 40%, 50% एंड 60% का अगले मंथ में होगा। ये अगस्त का दिया है ना, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, तो ये सितंबर में कंप्लीट होगा। तो इसका अभी कुछ काम नहीं है, अभी हम लोगों के लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है। और ऊपर ओपनिंग का तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, पूरा को पूरा प्रोसेस इसी मंथ में होना है, अगस्त में होना है। चलो ठीक है, अभी आंसर देखें एक बार, पहले मैं पूरा लिख देती हूँ। ओपनिंग स्टॉक, ट्रांसफर्ड यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, ट्रांसफर ये बाद में लिखते हैं इन्फॉर्मेशन, पहले मैं यहाँ पर पूरा लिख देती हूँ। ओपनिंग स्टॉक से कितने फिनिश प्रोडक्ट्स बनेंगे, ट्रांसफर्ड से कितने बनेंगे, है ना। टोटल यूनिट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 4, बोल दिया ना वहां पर प्रोसेस 4 को कितने यूनिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर नीचे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, फिर लिखेंगे नॉर्मल लॉस, और क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया है ना, वो कंप्लीशन वाला चीज देकर, तो हमको ऑलरेडी पता है एबनॉर्मल लॉस आने वाला है, वो भी लिख दो। पता है तो पहले ही लिख दो, नहीं पता तो फिर बैलेंसिंग फिगर से निकालना पड़ेगा कि एबनॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल गेन है, दोनों में से कोई एक चीज होगी, नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं, पूरा का पूरा अच्छी बात है, फिर कोई एबनॉर्मल लॉस भी नहीं हुआ और एबनॉर्मल गेन भी नहीं हुआ, ठीक है, कोई दुख नहीं है उस बात का। बट हुआ तो कोई एक हो सकता है, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस, ओके।
ये सब लिखने के बाद नीचे ये अमाउंट टैली हो जाएगी। ठीक है, ये आउटपुट। ऊपर ये अमाउंट क्या था, टोटल इनपुट। लिखे, यहां पर लिखते हैं अभी। ओपनिंग स्टॉक कितने हैं, 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट दिया है देखो क्वेश्चन में, जिस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुआ है। यूनिट्स ट्रांसफर्ड हमने बोला 6000 दिया है ना वहां पर। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 1000, ट्रांसफर कितने किए प्रोसेस 2 से 6000, और नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर होने 4600। ओके, ट्रांसफर्ड यूनिट फ्रॉम प्रोसेस 2 कितने हैं, 6000 यूनिट्स। टोटल कितना हो गया, 7000 यूनिट्स। ठीक है, अभी पहले जाएंगे ओपनिंग स्टॉक से, पहले ओपनिंग स्टॉक से जाएंगे फिर ट्रांसफर्ड से जाएंगे। अब ये लर्न हो गया रहेगा आपको। ट्रांसफर्ड यूनिट्स पहले यहाँ लिख लो, है ना, कितने फिनिश प्रोडक्ट ट्रांसफर होने वाले हैं नेक्स्ट प्रोसेस को, 4700 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक से 1000 जाएंगे, बैलेंसिंग जाएंगे ट्रांसफर्ड यूनिट से, बैलेंसिंग फिगर 3700। मैम ट्रांसफर्ड यूनिट तो देखो 600 है, पर हमको सिर्फ इतने की रिक्वायरमेंट है ना, 4700 की रिक्वायरमेंट है। 1000 तो ओपनिंग से आ गया, तो बचा हुआ ट्रांसफर्ड यूनिट से। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन इज 2000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कितना होगा, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है नॉर्मल लॉस 5% ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, स्क्रैप रियलाइजेशन इज 0.20 ईच, है ना। नॉर्मल लॉस हो गया 5% ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। देखो कैसे निकालेंगे उसको, 7000 टोटल यूनिट्स थे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक में कितने हैं 2000, और वो क्या बोल रहे हैं 5% ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, मतलब इनपुट डाला 7000, क्लोजिंग स्टॉक बचा है 2000, तो बचा हुआ अमाउंट क्या है, जो बचे हुए यूनिट्स वो क्या है, वो प्रोडक्शन यूनिट्स है। तो 5000 यूनिट्स का 5%, वो कितना आ गया 250, कितना आ गया 250। पर बोला क्या है क्वेश्चन में, यूनिट्स स्क्रैप्ड आर हाउ मच 300 यूनिट्स, उन्होंने 300 स्क्रैप किए हैं, 250 ही नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस जो हुआ 50 यूनिट्स का, वो क्या है, एब नॉर्मल लॉस। और क्वेश्चन में पहले उन्होंने डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दिया, तो हमको पता ही है कि एबनॉर्मल लॉस आने वाला है, तो ये यूनिट्स क्या है, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। अब सबका टोटल करो, 4700 प्लस 2000 प्लस 250 प्लस 50, सबका टोटल अगर आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 7000। सबका टोटल करोगे तो आ जाएगा 7000। ओके, अभी लिखे यहाँ पर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। देखो एक और स्टाइल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ कुछ मत लिखो, है ना, ये स्पेस में कुछ भी मत लिखो, जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो यहाँ लिखो। देखो ओपनिंग स्टॉक पहले से कुछ कंप्लीट होकर आया क्या, नहीं आया, तो सब 100% यही कंप्लीट होने वाला है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, बाकी सारे क्वेश्चन में भी आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ क्यों नहीं लिखते इसको ट्रांसफर यूनिट्स को, पर यहाँ इसलिए नहीं लिखते क्योंकि कुछ यूनिट्स ट्रांसफर हुए, कुछ यूनिट्स क्लोजिंग में बच गए। अब इसका कंप्लीशन अलग है, इसका कंप्लीशन अलग है, क्लोजिंग स्टॉक का कंप्लीशन अलग है, अलग परसेंटेजेस में दिया है, और जो ट्रांसफर्ड यूनिट्स है उसका तो पूरा 100% कंप्लीशन हो जाता है, इसीलिए वहां पर ऊपर नहीं लिख रहे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी मत लिखो, आप ना ओपनिंग का लिखो ना कुछ भी लिखो, कुछ मत लिखो, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दो वो स्पेस, नीचे लिख लो यहाँ पर, ये जो है ना टोटल यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये यहाँ पर लिख दो आप परसेंटेजेस। हर क्वेश्चन में क्या होता है ना, ओपनिंग स्टॉक का कुछ तो कंप्लीट होकर आया है, बचा हुआ कंप्लीशन अभी हो जाएगा, 100% कंप्लीशन होके वो हो जाएगा ट्रांसफर्ड यूनिट्स बन जाएंगे, वो ट्रांसफर टू नेक्स्ट के प्रोसेस के लिए वो रेडी हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिखो। ठीक है, बेटर है कि यहाँ पर लिखो, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि मैम ऊपर क्यों लिखा फिर इसका नीचे क्यों लिखा, है ना, तो दोनों का नीचे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैंने क्या किया, ये जो ओपनिंग यहाँ पर लिखते थे वो यहाँ के बदले यहाँ लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पर लिख रहे हैं, दैट्स इट, बस इतना ही चेंज है। ओके, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए बता रही हूँ, ऊपर लिखना है ऊपर लिखो। और बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर यूनिट्स ये तो 100% 100% 100% यही कंप्लीट होता है।
ठीक है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का रहता है। सिंस यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का कुछ भी नहीं दिया है, कोई डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया, इसीलिए ये 100% लिया है। ठीक है, मैं क्लियर कर रही हूँ, ये बाद में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, कितना कितना कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन में देखकर बताओ। 60%, 50%, 40%। ठीक है, 60%, 50%, 40%। नॉर्मल लॉस पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है, पूरा का पूरा स्क्रैप होता है। स्क्रैप का प्राइस हमको गिवन है कितना, 0.20। तो जो 250 यूनिट्स है 0.20 से बिक जाएंगे, मतलब स्क्रैप हो जाएंगे। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस फैक्ट्री में उन लोगों ने डिसाइड किया यार ये एबनॉर्मल लॉस तो है, ठीक है मान लेते हैं एबनॉर्मल लॉस है, पर थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करके इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से ज्यादा प्राइस में बेच सकते हैं। तो इन्होंने उसका भी दिया है, कितना कितना कंप्लीशन दिया है, 100% मटीरियल, 80% लेबर, 60% ओवरहेड। ठीक है, कुछ भी नहीं है, अब तो एकदम आसान हो गया प्रॉब्लम। इसके बाद सब इजी है। ठीक है, बस इतना ही जो पोर्शन है वो दिमाग लगाकर शांति से सॉल्व करना है। उसके बाद का जो प्रोसीजर है ना वो एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है फिर उसमें। प्रोसेस अकाउंट इजी है, एबनॉर्मल लॉस का जो वर्किंग नोट से यहाँ पर से अमाउंट आ जाएगा पर यूनिट से वो इजी है, क्लोजिंग स्टॉक भी इजी है ना। और प्रोसेस अकाउंट में ये सारी फिगर्स को ऐसे ही पुट करना है बस। ठीक है, ओके, सॉल्व फॉर दिस। मैं वेट कर रही हूँ 2 मिनट। ठीक है, आई एम वेटिंग। क्वेश्चन में वहां पर दो मटेरियल दिए हैं, मटेरियल 1, मटेरियल 2। अब हम लोग अज्यूम करना पड़ेगा, सिंस यहाँ पर इन्होंने बोला नहीं है कौन सा मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल 60% कंप्लीट, तो हम अज्यूम कर रहे हैं वो मटेरियल 2 के लिए बोला है। ठीक है, इट इज सेट फॉर मटेरियल 2। तो जो मटेरियल 1 है, डायरेक्ट मटेरियल 1, वो अज्यूम कर रहे हैं 100% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वहां पर दो मटेरियल है, देखो मटेरियल 1, मटेरियल 2। तो आंसर में भी वैसा ही सॉल्व करेंगे। ये देखो आंसर में सब ऐसा सॉल्व करेंगे, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन करना चाहिए कौन सा मटेरियल पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नहीं दिया है तो यू हैव टू अज्यूम देन। ठीक है, मटेरियल 2 को अज्यूम करो कि जो कंप्लीशन रेट्स दिए हैं वो मटेरियल 2 के लिए, मतलब देखो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसका जो ये 60% दिया है वो कौन से मटेरियल के लिए दिया है, तो वो मटेरियल 2 के लिए दिया है। और मटेरियल 1 अज्यूम करेंगे 100% कंप्लीट हो गया, तो मटेरियल 1 देखो ये पूरा 100%, क्लोजिंग भी 100%, एबनॉर्मल लॉस भी 100%, यहाँ पर टोटल आ गया 6750। ठीक है, 6750। अबनॉर्मल लॉस को तो हम प्रोसेस करते ही नहीं है। फिर मटेरियल 2 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये दोनों 100% कंप्लीट होगा। ओपनिंग स्टॉक कंप्लीट होकर नहीं आया, पूरा यही हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक का 60% आ गया 1200, एंड एबनॉर्मल लॉस का आ गया 100%, तो उसके आ गए इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने, 5950। फिर यहाँ पर अगेन 50% क्लोजिंग स्टॉक कंप्लीट, 80% एबनॉर्मल लॉस कंप्लीट, तो यूनिट्स कितने आ गए 5740। सॉल्व करो, 5530, 5530। नेक्स्ट यहाँ पर देखो अभी कैसे कैसे अमाउंट दी है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 2, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन, ओवरहेड, और उसके बाद जो प्रोसेस 2 से यूनिट्स ट्रांसफर हुआ है उसका कितना प्राइस है 2360। ये सारा इंफॉर्मेशन हमको यूज करना है। देखते हैं आंसर में कैसे यूज करेंगे। पूरी इंफॉर्मेशन देख लो, ये ओपनिंग स्टॉक का है पूरा, ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये है जो अभी नया इंट्रोड्यूस किया। और सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, देखो डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन द प्रोसेस, डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयड, प्रोडक्शन, ओवरहेड्स, तो ये सारे भी एक्सपेंसेस हैं। तो इनको बोलेंगे कि ये ओपनिंग के एक्सपेंसेस है पूरे, और ये ड्यूरिंग द पीरियड हो रहे हैं, है ना, ये वाले और ये ड्यूरिंग द पीरियड हो रहे हैं। अब देखते हैं आंसर में कैसे करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल है ना, पे 1, 2, लेबर,
ओवरहेड। यहाँ पर लिखती हूँ मैं ओपनिंग स्टॉक का कितना डायरेक्ट मटेरियल 1 है 390, यहाँ पर है 75, 112 ओवरहेड्स। अभी भी क्वेश्चन में मैंने बता दिया ये, ठीक है। एड ड्यूरिंग द ईयर जो एक्सपेंसेस हुए कौन कौन से हुए 2360 है ना मटेरियल। उसके बाद मटेरियल 2 520, 1036, 1541। इसमें से एक चीज क्या माइनस करेंगे, देखो स्क्रैप जनरेट हुआ ना, वो माइनस करेंगे। स्क्रैप कितना जनरेट हुआ 250, 50 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस है, उस पर प्रोसेसिंग होने के बाद बिकेगा। और क्वेश्चन में प्राइस दे दिया 0.20, तो कितना आएगा यहाँ पर 50 माइनस में जाएगा। ओके, लिख दो यहाँ पर टोटल प्राइस, टोटल कितना आएगा वो लिख दो यहाँ पर। अब क्या निकल जाएगा यहाँ से, कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। टोटल कॉस्ट यहाँ निकल गई, इक्विवेलेंट यूनिट्स ये रही यहाँ पर। ओके, आई हैव सॉल्व्ड कॉस्ट पर यूनिट 0.40, 0.40, 0.10, 0.20, 0.30, ठीक है। ये हो गई कॉस्ट पर यूनिट। अभी आपको यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट निकल जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आई शो यू, ऊपर वर्किंग नोट में आया है। लुक हियर, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स इतने हैं, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स इतने हैं, ठीक है। 2000, 1200, 1000, 800, ठीक है। और नीचे 50, 50, 40, 30, इतना है क्या क्लोजिंग स्टॉक। नीचे लिखे और अमाउंट निकालते हैं, ठीक है। आई हैव रिटन क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। अभी निकालो, वैल्यूज निकालो आप। 2000 इंटू 0.40 कितना आता है 800, 1200 इंटू 0.10 120, 1000 इंटू 0.20 200, 800 इंटू 0.30 कितना आ गया 240। 240 नॉर्मल लॉस का भी ऐसे ही करो, 50 यूनिट्स इंटू 0.40 20, 50 यूनिट्स इंटू 0.105, 40 यूनिट्स इंटू 0.208, 30 यूनिट्स इंटू 0.309। दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये कहाँ काम आएगी अब प्रोसेस अकाउंट में। टोटल यहाँ लिख दो साइड में, टोटल लिख दो यहाँ 1360, सबका टोटल करो 800 प्लस 120 प्लस 200 प्लस 240 दैट कम्स टू 1360। एबनॉर्मल लॉस का भी टोटल कर दो 20 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 कितने हो गए 40। ये आपको डालना है प्रोसेस अकाउंट में, प्रोसेस अकाउंट में जाएगा और ये भी प्रोसेस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब मैं वापस नहीं दिखाऊंगी, एक बार देख लो यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट में जाएगा ये अमाउंट्स, ठीक है। क्विकली प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं अभी। प्रोसेस अकाउंट, ठीक है, प्रोसेस 3 अकाउंट, यहाँ पर यूनिट्स, यहाँ पर रुपीज, यूनिट्स रुपीज। लास्ट क्वेश्चन है, एकदम वापस से एक बार सब कुछ रिपीट कर दूंगी, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन, ताकि वो एकदम यहाँ पर फिट हो जाए आपको, ठीक है। वापस दोबारा आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये फिगर्स और अमाउंट्स और यूनिट्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 1695। कैसे आया 695, कैसे आया, वो यहाँ से आया, देखो डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट मटेरियल 2, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, सबका टोटल करो 390 प्लस 75 प्लस 112 प्लस 118, टोटल कितना आ गया 695। देखो
ओके ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ से लाना है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया था कि ओपनिंग स्टॉक का खर्चा है ये पूरा। ऐसा क्यों? ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का खर्चा अभी क्यों? लॉजिक बताती हूँ। लास्ट टाइम जो क्लोजिंग में पड़ा होगा, है ना, जो WIP पड़ा होगा, उससे कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ, और वो सीधा नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर दिया, मतलब अगस्त में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अभी ओपनिंग स्टॉक तो पूरा प्रोसेस यहीं पे होना है अगस्त मंथ में, तो उसका भी तो कुछ खर्चा लगेगा, तो उसका खर्चा उन्होंने अलग से दिया है। और जो नए यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, मतलब ये जो 6000 यूनिट्स नए इंट्रोड्यूस की हुए हैं, प्रोसेस 2 से आए हैं ऐसे, ठीक है, उन पर जो प्रोसेसिंग अभी होने वाला है उसका देखो ये वाला सब खर्चा है। आई शो यू 2360 520 1036 1541, ये इस मंथ का प्योर खर्चा है जो अभी प्रोसेसिंग में होने वाला है, और ये पूरा ओपनिंग स्टॉक का खर्चा है। दिस ऑल खर्चा इज ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और टोटल कितना आ गया 695। ओके, ओपनिंग स्टॉक 695, इसीलिए रुपीज में कितना लिखा है 695। नेक्स्ट, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू अकाउंट, कितना है ट्रांसफर्ड यूनिट 6000, और प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दिया है 2360। ये भी गिवन ही है, बट आपको लॉजिक बता रही हूँ कैसा लिया है। ठीक है, इस प्राइस को टू मटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड्स, ये भी गिवन है, फटाफट लिख दो फिर 520 1036 1541। यहाँ पर आ जाएगा बाय नॉर्मल लॉस, एकदम फॉर्मेलिटी है अभी अकाउंट। ठीक है, 250 एट द रेट ऑफ कितने यूनिट पर यूनिट में बिक रहा है, ये कितने यूनिट पर इसमें बिक रहा है 0.2, है ना, एट द रेट ऑफ 0.20 क्वेश्चन में गिवन है, तो कितना आ गया अमाउंट 50 बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ऊपर हमने वर्किंग नोट में ऑलरेडी अमाउंट्स लिख कर रखी है, देखो एक बार कितना है एबनॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स, प्राइस आ गया था 42 बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था 2000, प्राइस ऊपर फिर से वर्किंग नोट में निकाला है 1360, ये ऊपर वर्किंग नोट से आया है दोनों। ठीक है, आई विल शो यू 1360 42, ठीक है, ये वहां से आया है बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस अकाउंट। नेक्स्ट प्रोसेस को कितना ट्रांसफर होना है, करो टोटल। यहां पर कितने आ गए, टोटल करेंगे 7000 यूनिट्स, सबका टोटल यहाँ पर 6152, यहाँ पर कितना 7000 6152 टोटल लिख दो, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालो। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये तो गिवन है 4700, इट इज गिवन। ये वाला अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, करना है तो वो सब सॉल्व कर सकते हो आप, है ना, पर यूनिट प्राइस निकाल कर वो भी सॉल्व कर सकते हो, बट देन बैलेंसिंग फिगर है तो बस यही सॉल्व कर दो। बैलेंसिंग फिगर कितना आता है 6152 माइनस 50 माइनस 42 माइनस 1360, बचा हुआ अमाउंट क्या है ना, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 4700 ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अब पर यूनिट कैसा निकल जाएगा प्राइस ₹4000, ₹4700 डिवाइडेड बाय 4700 यूनिट्स, है ना, तो पर यूनिट प्राइस इज ₹1 पर यूनिट। ठीक है, दिस इज द सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चन। वेट, दिस इज द सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया, सब कुछ बन गया, यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट बन गया, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस,
और जो इक्विवेलेंट यूनिट्स है उसका ढांचा। अभी आपको एक बार लिखना है तो मैं एक बार स्क्रीन एक बार जूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप कॉपी कर लो उसको। ओके। बिफोर आई फॉरगेट, यहाँ पर ना एक नोट लिख दो पहले। देखो मटेरियल 1 है, वहां पर मटेरियल 2 है। ठीक है, अब आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मटेरियल 1 का जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो अज्यूम करना पड़ेगा कि इट इज 100% कंप्लीशन इन दिस मंथ। ठीक है, मतलब इसका क्या है, देखो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो पूरा 100% कंप्लीट होकर जा रहा है, ओपनिंग स्टॉक भी पूरा 100% हो गया कंप्लीट, जो ट्रांसफर्ड यूनिट्स है वो भी 100% कंप्लीट होंगे, और जो एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स है, उसको भी हमने क्या बोला, मटेरियल जो 1 है वहां पर सब कुछ 100% कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ट्रांसफर्ड यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, सब पे 100% जो प्रोसेसिंग है वो इसी मंथ में हुआ है। आई शो यू मंथ्स। लुक हियर, 100%, 100%, 100%। ठीक है, सबका 100%, मटेरियल 1 और मटेरियल 2 जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है वो मटेरियल 2 के लिए यूज किया है। आई राइट डाउन information of completion given in question is for material 2। ठीक है, is for material 2। ठीक है, अब कॉपी कर लो।
सो नाउ दिस इज द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस का पूरा जो भी क्वेश्चंस थे वो सब डिस्कस हो चुके हैं। एक बार वो मार्क कर लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, आई विल मार्क देम। ये 5 क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टाइप 1 के लिए, वेट, टाइप 1 के लिए, ये टाइप 2 के लिए। ठीक है, टाइप 1 के 25, 26, टाइप 2 के 28, 32, 33। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम के पहले या जब भी रिवीजन कर रहे हो, इन सारे क्वेश्चन के जो टाइप्स है, मतलब ये जैसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम कहीं पे दिख जाए तो ऐसे समझ लो कि वो आपको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, और सेकेंडली जो मैंने चार्ट बनाकर दिया था, ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2 का, वो भी आपको बार बार रिवाइज करते चलना है, सो दैट यू नो कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन ये क्या होता है, प्लस ये इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकालते हैं, वहां का जो बैलेंसिंग फिगर कैसा आता है, प्रोसेस अकाउंट कैसा बनता है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, आई होप दिस चैप्टर इज वेरी मच क्लियर विथ यू। ठीक है, अभी प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म। ठीक है, अभी एकदम जब कोर्स का जब एंड का डे रहेगा तब कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बाकी अब बीच में इसका डिस्कशन नहीं होने वाला। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑल द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। अब हम लोग मूव करने वाले हैं कौन से टॉपिक में, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। अब उसका डिस्कशन एक बार देखते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ रहे हैं जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। इसको पहले हम पूरा प्रोसीजर वाइज अंडरस्टैंड करेंगे कि होता कैसा है, काम कैसा करता है। ठीक है, इसके पहले हमने कॉस्ट शीट पढ़ा, कॉस्ट शीट में भी हमने सब कुछ पढ़ा। ठीक है, पहले प्रोसीजर पढ़ा कैसा होता है, उसके बाद क्वेश्चंस पे गए, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग भी पहले पूरा डिस्कशन किया, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे गए। अभी जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। देखो, यहाँ पर एक इंसान है, ये हमेशा हमारे एग्जाम्पल में आने वाले हैं। ठीक है, ये कोई मिस्टर एक्स है, इन्होंने खोली है एक फैक्ट्री। ठीक है, इनकी है एक फैक्ट्री जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। ठीक है, इसमें ट्रेडर्स, होलसेलर्स ये लोग नहीं आते, उनके लिए है अकाउंटिंग, है ना, जो अकाउंटिंग वर्क होता है, जर्नल एंट्रीज, है ना, लेजर्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस, वो सारा प्रोसीजर वो लोग करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते हैं। कॉस्ट शीट मैन्युफैक्चरर्स लोग बनाते हैं, है ना, फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उसके बाद में ऑफिस ओवरहेड्स, उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और उसके बाद पूरा टोटल कॉस्ट निकलता है। उसके बाद हमने प्रोसेस कॉस्टिंग देखा, ये कहां पर होता है, फैक्ट्री में ही होता है। डब्ल्यूआईपी कहां पर बनता है, फैक्ट्री में ही बनता है। डब्ल्यूआईपी तो ऐसा नहीं है कि हम होलसेलर को किसी को बेच देंगे, नॉट पॉसिबल। कहाँ कैरी आउट होता है ये सब वर्क, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, दैट इज फैक्ट्री में, फैक्ट्री में। अभी जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट देखो, अभी इसकी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से ना जो कोई एक रॉ मटेरियल लगता है, कोई एकदम रॉ मटेरियल लगता होगा प्रोडक्ट्स बनाने में, ये इसका बन गया रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हमने कॉस्ट शीट में बोला था, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। अब ये डायरेक्ट मटेरियल जब ये मशीन में पुट करता है ना, तो 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, ए बी सी, और ये तीनों भी ना मेन प्रोडक्ट है। दिस 3 प्रोडक्ट्स आर मेन प्रोडक्ट्स। अब इन मेन प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स, ए बी सी, रॉ मटेरियल एक, 3 चीजें बन रही है, ए बी सी, रॉ मटेरियल, उसके बाद जो लेबर का खर्चा, ओवरहेड्स का खर्चा, और भी कोई अदर एक्सपेंसेस, है ना, और भी कोई अदर एक्सपेंसेस, सेम मशीनरी यूज हो रही है, सेम मशीनरी, सब कुछ सेम यूज हो रहा है। एक रॉ मटेरियल पुट कर दो मशीन में, 3 प्रोडक्ट्स उसके बनेंगे अलग अलग, दैट इज ए बी सी, उनको क्या बोलेंगे हम, जॉइंट प्रोडक्ट्स। आई होप यू आर क्लियर टिल हियर।
क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस में ना वो लोग सब देते हैं, देखो स्प्लिट ऑफ कॉस्ट देते, जॉइंट यूनिट्स बोलते, फिर बोलते कि और फर्दर प्रोसेस हुआ, तो फिर इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती किस चीज के लिए बोला है। ठीक है, तो अच्छे से समझो। अभी रॉ मटेरियल 3 प्रोडक्ट्स, ओके, तीनों प्रोडक्ट्स के लिए ये एक बड़ा सा मेन खर्चा लग रहा है, ये एकदम मेन खर्चा, रॉ मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का। ठीक है, ये सारा खर्चा। अब ये 3 बन गए। अब ए ना डायरेक्ट सेल कर सकते, ए को फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। ए अब डायरेक्ट सेलेबल है इन द मार्केट। यहां पर और भी कुछ अगर एक्सपेंसेस रहेंगे ना, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सब कुछ ऐड करके इसका अलग से कॉस्टिंग होगा, बी का अलग से होगा। अब बी और सी का क्या होता है ना, बी को प्रोसेसिंग लगता है, बी को और प्रोसेस करना पड़ता है, वो डायरेक्ट बिकता नहीं है, उसको फैक्ट्री में और प्रोसेस करना पड़ेगा। तो फिर अभी देखो, बी पे प्रोसेसिंग हो रहा है, ए पे तो प्रोसेसिंग हो ही नहीं रहा है, फिर ए ये खर्चा क्यों बेयर करे? ये प्रोसेसिंग ऐसा ही हो जाएगा क्या? ये जो प्रोसेसिंग यहां पर हो रहा है ये ऐसे ही हो जाएगा क्या? नहीं, इस पर भी खर्चा लगेगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिर से कुछ तो खर्चा लगेगा, उसके बाद ही ये प्रोसेसिंग पॉसिबल है। ठीक है, ए डायरेक्ट सेल हो रहा है, बी पे फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ए जो प्रोडक्ट है वो ए प्रोडक्ट ये खर्चा क्यों बेयर करे? ये वाले स्टेज तक मान लिया कि एक बार सब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब यूज होके ये 3 प्रोडक्ट बन गए, तो फिर फैक्ट्री का जो ओनर रहेगा बोला ठीक है चलो सबका टोटल निकालो, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब का मिला के आ गया 5 लाख, 5 लाख नहीं 6 लाख ले लो, ठीक है, इजी रहेगा डिस्ट्रीब्यूट करने में। 6 लाख आ गया, सीधा क्या करेंगे, 6 लाख खर्चा है ना, इसमें दे दो 2 लाख, इसमें दे दो 2 लाख, इसमें दे दो 2 लाख, कोई वांदा ही नहीं। ऐसा समझो इसके सेम सेम यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट, रेशियो इज 1:1:1। 6 लाख खर्चा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरा 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ठीक है, और रेशियो अगर अलग भी आता हो, समझो अगर यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके 10 लाख, इसके 20 लाख, या इसके 30 लाख यूनिट्स, ठीक है, तो फिर वैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर रेशियो बन गया आपका 1:2:3, वैसा डिस्ट्रीब्यूट करो 6 लाख को। अभी के लिए रेशियो समझो है 1:1:1, खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अब इसके बाद जो खर्चा हो रहा है वो इसके लिए खर्चा हो रहा है, सिर्फ बी के लिए खर्चा हो रहा है, और ना इस ये ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ रहा है। ये जो बी प्रोडक्ट है ना, इस पर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं लग रही है, कुछ तो भी प्रोसेसिंग लग रही है जिसका ना एकदम मिनिमम खर्चा लग रहा है उनको, से 50,000, सिर्फ 50,000 जितना खर्चा करके प्रोसेसिंग खत्म हो जा रहा है बी का। और सी पे जो प्रोसेसिंग हो रहा है ना, माय गॉड, सी पे इतना ज्यादा प्रोसेसिंग हो रहा है कि बस पूछो मत, बहुत सारा प्रोसेसिंग होके ऐसा समझो इस पे 3 लाख का खर्चा हो रहा है। ऊपर देखो, मेन प्रोडक्ट बनने में 6 लाख खर्चा हुआ, नीचे सिर्फ सी को फर्दर प्रोसेस करने में 3 लाख का खर्चा आ रहा है। इनको टोटल जो खर्चा लग रहा है ना प्रोसेसिंग का, वो लग रहा है 3,50,000। ऐसा अकाउंटेंट ने बोला सर आप फर्दर प्रोसेस कर रहे हो ना बी को और सी को, उसका खर्चा आ गया कितना, 3,50,000। अब अगर फैक्ट्री का ओनर बोलेगा अकाउंटेंट साहब 1 मिनट एक काम करो, 3,50,000 खर्चा आया ना, बी में और सी में इक्वल अमाउंट से डाल दो, इज दिस फेयर टू पुट बी को इतना खर्चा देना, इतना फेयर है? जहां पे सिर्फ 50,000 जितना काम हो रहा है, एकदम कम प्रोसेसिंग हो रहा है, क्या ये है ना फेयर है कि आप 3,50,000 को बी में भी डिस्ट्रीब्यूट करो? कितना आता है आधा खर्चा, कितना आता है 3,50,000, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2, बताती हूँ देखो, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 175,000, 175,000। ओनर ने बोल दिया एक काम कर भाई अकाउंटेंट, 1,75,000 दोनों में डाल दे, बी पे और सी पे फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है ना, डाल दे। फिर अकाउंटेंट बोलता है सर देखो
बी में जो प्रोसेसिंग हो रहा है ना वो बहुत ही कम प्रोसेसिंग हो रहा है। अंदाजा अगर मैं लगा के बोलूं तो 50,000 से ऊपर का कोई प्रोसेसिंग हो नहीं रहा है बी पे। फिर वो बोल रहा है सर इतना तो नाइंसाफी है ना कि आप बोल रहे हो 1,75,000 बी को भी दे दे और सी को भी दे दे, जबकि सी पे तो ज्यादा खर्चा हो रहा है ना, सी पे ज्यादा प्रोसेसिंग हो रहा है, तो फिर ये फेयर नहीं है। तो इनको सबको क्या बोलते हैं, फिर वो जो अकाउंटेंट रहेगा बोलेगा सर इतना कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, इसको बोलेंगे हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मतलब क्या हो रहा है, ये स्टेज के बाद सब अलग 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 हो रहे हैं, ए अलग बी अलग सी अलग, जो भी खर्चा होगा अपना अपना बेयर करो। मतलब कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, इसका कॉस्ट कुछ नहीं, यहाँ पे 50,000 खर्चा हो रहा है, चलो डालो इसको 50,000 का खर्चा अलग से डालो, अकाउंट अलग से अकाउंटिंग करो, और इसका खर्चा जो है 3 लाख इसका अलग से करो। हम लोग ये वाला नहीं करने वाले, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे ऐसा, फालतू में बी का कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। देखो अगर आप अगर 1,50,000 के जगह 1,75,000 अगर इसको शेयर दे दोगे तो बट ऑब्वियसली है बात है कि बी का जो प्रोसेसिंग होके प्रोडक्ट बन रहा है उसका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा उसका पर यूनिट कॉस्ट, वो हमको नहीं करना है। सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पर अभी, सी, जिसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक भी कॉस्ट लग रही है और फर्दर प्रोसेस करके 3 लाख रुपए लग रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, ए बी सी, ये क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट्स है। अब इसके बाद कोई प्रोसेसिंग हो रहा है तो वो अपना अपना बेर, इस पे नो प्रोसेसिंग नो कॉस्ट, बी पे प्रोसेसिंग 50,000 का खर्चा डाल दो, सी पे प्रोसेसिंग 3 लाख का खर्चा अलग से डालो, और जो 6 लाख का खर्चा ऊपर हुआ है ना वो सब में कॉमन गया है 2 लाख 2 लाख 2 लाख। मतलब अगर आप ऐसा देखे जाए तो 2 लाख प्लस एक नो नो कॉस्ट नीचे, तो यहाँ पे टोटल 2 लाख हुआ, यहाँ पे 2,50,000 हुआ, और यहाँ पर 6 + 3 9 लाख। ठीक है, सबसे महंगा प्रोडक्ट बना है सी, उसके बाद बी और उसके बाद ए, उसके बाद ए। आई होप यू गेट दिस। एक रॉ मटेरियल 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स, उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है अपना अपना खर्चा वो खुद बेयर करेंगे, और जो ए बी सी है वहां पर से स्प्लिट ऑफ सब प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको बोलेंगे क्या, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। और एक कॉन्सेप्ट है वहां पर, को प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सिमिलर, मतलब एक रॉ मटेरियल यूज करो, एक ही रॉ मटेरियल यूज करो आपको प्रोडक्ट्स मिल गए ए बी सी। को प्रोडक्ट्स क्या है, को प्रोडक्ट्स उनको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ तो कार, कार अलग होती है, लग्जरीज अलग होती है, सीट्स अलग होती है, स्टीयरिंग अलग होती है, टायर्स अलग होते हैं। ठीक है, कार के ये सब चीजें अलग होती है। ट्रक, ट्रक का भी सब अलग होता है ना, उसके जो स्पेयर पार्ट्स है, उसका जो स्टीयरिंग है, उसके जो टायर्स है बड़े होते हैं। ठीक है, उसका जो बाकी पीछे जो लगता है वो लोखंड लगता है ना, जो वो ट्रक का पीछे का पोर्शन बनता है वो लोखंड रहता है ना, उसका बनता है। और कार में लोखंड यूज होता है क्या, नहीं, उसमें कुछ मेटल यूज होता है। ओके, अब ये सब हो गया ट्रक। उसके बाद क्या हो गया, जीप, इसको बोलते हैं को प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं इसको, को प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल अलग अलग यूज होता है और प्रोडक्ट सिमिलर नेचर का होता है। कार भी ऐसा व्हीकल है, ट्रक भी व्हीकल है, जीप भी व्हीकल है। ठीक है, नेचर एक है पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट अलग 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 है। और जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़े से सिमिलर टाइप के ही होते हैं वो, ए थोड़ा सा सिमिलर ही दिखेगा, बी भी उससे उससे मिलता जुलता दिखेगा, सी भी उससे मिलता जुलता ही दिखेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स का। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स। अब देखो रॉ मटेरियल क्या रहेगा, रॉ मटेरियल एकदम रॉ मिल्क, गाय का या भैंस का एकदम ताजा दूध, उसको क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल मिल्क।
ओके, अभी इस रॉ मटेरियल पे ना पास्चराइजेशन हो रहा है। क्या बोलते हैं उसको? इस रॉ मटेरियल पे पास्चराइजेशन हो रहा है ना? जो भी वो गर्म करते हैं या जो भी मशीन से जाता है, जो आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो, जो पैकेट में दूध आता है ना, उसको बोलते हैं पास्चराइज्ड मिल्क। जैसे हम लोग सादा दूध आता है तो उसको गर्म करना पड़ता है, तो इसको आप नहीं भी गर्म करो तो चलेगा, ठीक है। उसका ऐसा कुछ होता है कि भाई पैकेट में बंद करने के बाद वो अच्छा टिके, इसलिए उसको पास्चराइजेशन करते हैं, वो भी एक प्रोसेस है, ठीक है। तो पास्चराइजेशन पूरे मिल्क पे होता है, मतलब जितना रॉ मटेरियल है पूरे पे पास्चराइजेशन होता है। अब वो पास्चराइजेशन का दूध जो हुआ है, पास्चराइज होके आया है, वो किस किस चीज के लिए यूज हो रहा है? एक तो वो सादा दूध बन रहा है, एकदम पास्चराइज्ड मिल्क। दूसरा उसका घी बन रहा है, बटर बन रहा है, और आइसक्रीम भी बन रही है, ठीक है। मिल्क, घी, बटर, आइसक्रीम। अब जो रॉ मिल्क को पास्चराइज किया, सबका खर्चा मिला के ऐसे समझो यहाँ पर 2 लाख का पूरा खर्चा हो गया पास्चराइज करने में। ये 2 लाख का खर्चा आप सब में बांटोगे, मिल्क बनाने में भी बांटोगे, घी में भी बांटोगे, बटर में भी बांटोगे, आइसक्रीम में भी बांटोगे। ये खर्चा बोलेगे बस स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसके बाद जो पास्चराइज्ड मिल्क है वो अपना अपना काम करेगा। अब देखो पास्चराइज्ड मिल्क, अब इस पे कुछ नहीं, इस पे कुछ प्रोसेसिंग नहीं होने वाली, अब ये डायरेक्टली पैकिंग हो जाएगा। आता है ना, पैकिंग होके जो दूध आता है पैकेट्स में, वो अभी पैकिंग होने वाला है, कुछ भी नहीं, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। मिल्क पे, घी पे होता है फर्दर प्रोसेसिंग, मिल्क से घी बनता है, इस पे फर्दर प्रोसेसिंग होगा, फर्दर प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, और ज्यादा रिक्वायर्ड है। देखो घी बनने में पहले उसका वो मलाई निकालना पड़ेगा, उसके बाद उस मलाई को गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने के बाद वो बन जाएगा घी, कितना सारा प्रोसीजर लग रहा है। दूसरा बटर, बटर बन रहा है, इस पर भी और ज्यादा प्रोसेसिंग लगेगी, है ना। घी और बटर थोड़ा सा सिमिलर प्रोडक्ट होता है ये, तो इस पे भी फर्दर प्रोसेसिंग लग रही है, इस पे भी फर्दर प्रोसेसिंग लग रही है। और आइसक्रीम, आइसक्रीम में कुछ तो और रॉ मटेरियल यूज होगा, लेबर यूज होगा, ओवरहेड यूज होगा, और उससे ये क्या बन जाएगी, मिल्क में, है ना, बाकी सारी चीजें मिक्स करके आइसक्रीम बन जाएगी। इसमें भी फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पर भी कुछ तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगेगा, यहाँ पर भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगेगा। मटेरियल क्या, कुछ तो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह वो लोग डालते हैं। ओके, पास्चराइजेशन तक, है ना, जो भी कॉमन खर्चा रहेगा वो तीनों में बटेगा, और वो कॉमन खर्चा जो होता है जो तीनों में बटता है उसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और एक एग्जांपल लेते हैं, किस चीज का एग्जांपल मैम? एक ही रॉ मटेरियल यूज होगा, दो चीजें बनेगी, शुगर बनेगा, दूसरा मोलासिस, ठीक है। इसको बोलेंगे मेन प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे? शुगर को मेन प्रोडक्ट। यहाँ पे शुगर केन जा रहा है, शुगर केन जा रहा है, ये बन गया मेन प्रोडक्ट शुगर। मोलासिस इज बाय प्रोडक्ट। मैम क्या होता है बाय प्रोडक्ट? देखो, फैक्ट्री में कोई रॉ मटेरियल पुट करो आप मशीनरी में, और दो प्रोडक्ट अपने आप बन जा रहे हैं, ठीक है, अपने आप बन जा रहे हैं। उन दोनों प्रोडक्ट्स को हम जॉइंट प्रोडक्ट कब बोलते हैं? जब वो तीनों भी मेन प्रोडक्ट हो। अब ये यहाँ पे दोनों मेन प्रोडक्ट है क्या? नहीं, ये मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट क्या है? शुगर। बट मेन प्रोडक्ट के साथ में और एक प्रोडक्ट बन गया जिसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, मोलेसिस। अब ये कचरा है, ये कुछ काम का नहीं है ना, मोलेसिस कुछ काम का नहीं है, इसलिए इसको बोला है क्या? बाय प्रोडक्ट। चलो बन गया, हमारा कोई मतलब नहीं था इसको बनाने का, ये अपने आप बन गया। मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। और एक एग्जांपल ले लो, कोक। कोक, कोक जब बनता है तो इसका कुछ रॉ मटेरियल लगता है, इससे 2-3 प्रोडक्ट्स और बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? एक प्रोडक्ट बन जाता है कोक, जो होता है हमारा मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। और बाकी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि ओवेंस,
गैस, टार, ये तीनों क्या है? बाय प्रोडक्ट। ये अपने आप बन जा रहे हैं, मेन प्रोडक्ट के साथ अपने आप ये बन जा रहे हैं। अच्छा, मेन प्रोडक्ट के लिए ही ज्यादा खर्चा लगेगा, है ना? मेन प्रोडक्ट के लिए ज्यादा खर्चा लगेगा। अब इसके लिए कोई खर्चा तो लगा ही नहीं, कोई खर्चा लगा ही नहीं, सारा का सारा ऑलमोस्ट जो खर्चा लगा वो इसी के लिए लगा, मेन प्रोडक्ट के लिए। और ये जो बाय प्रोडक्ट है इसके लिए कोई खर्चा नहीं लगा, ये तो बन चुका है ऐसे ही। तो इसका जो रियलाइजेशन वैल्यू रहता है, रियलाइजेशन वैल्यू इज वेरी लो, ऐसा बोल सकते हैं। मोलेसिस, ये ओवेंस गैस स्टार, ये एकदम कौड़ियों के भाव में बिकता है। तो इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है, बने ना बने एक जैसा है। सिंस बन जाता है, फैक्ट्री में रख के क्या करे, तो इसको हम लो प्राइस में बेच देते हैं। जिसको इसका काम है प्लीज यूज कर लो, ठीक है। और शुगर और कोक, इन दोनों प्रोसीजर में क्या है, ये मेन प्रोडक्ट है और सबसे ज्यादा रियलाइजेशन वैल्यू इसी का रहता है, ऑफ कोर्स, वरना फैक्ट्री क्यों खोल के बैठते हैं, है ना? रियलाइजेशन वैल्यू मतलब मार्केट में बेच के जो पैसा आने वाला है वो ज्यादा रहेगा, तभी तो फैक्ट्री खोल के बैठे हैं ना, वरना फैक्ट्री क्यों खोलते? फेयर इनफ, मुझे लगता है ये एकदम क्लियर है। जॉइंट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, को प्रोडक्ट्स किसको बोलते हैं, और मेन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, और बाय प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। आई होप ऑल दिस इज क्लियर। ये सारे एग्जाम्पल किताब में भी दिए हैं, बट ऐसे ज्यादा कनेक्टिंग लगता है जब ऐसे इसको लिख के प्रेजेंट करके डिस्कस करो। तो पढ़ के तो देखो आप लोग 2 मिनट में पढ़ लोगे, जो बुक में दिया है उसको तो आप 2 मिनट में पढ़ लोगे, समझ में ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक आ जाएगा। बट सिंस ये पूरा डिस्कशन हो रहा है तो ये एकदम क्लियर हो जाता है कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, शुगर इज मेन प्रोडक्ट, कोक इज मेन प्रोडक्ट, मोलेसिस, ओवेंस गैस स्टार, ये जो भी प्रोड्यूस हुआ है ये बाय प्रोडक्ट है, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है, और ये माइनर प्रोडक्ट है। इसका कोई वैल्यू नहीं है, रियलाइजेशन वैल्यू इज वेरी लो। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इसके बाद दूसरा डिस्कशन करते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में ये जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का फंडा यूज होता है। ये होता है केरोसिन, केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजों में, ये ऐसी वाली इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट बनता है और बाय प्रोडक्ट बनता है। दूसरा हमने और ये सारे एग्जांपल्स देखे ना, क्या, कोक, शुगर, इसमें जॉइंट प्रोडक्ट बाय बाय प्रोडक्ट बनता है, जॉइंट नहीं, मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ओके, देखो यहां पर मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स, इन सेवरल इंडस्ट्रीज मोर देन वन प्रोडक्ट इमर्ज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डिस्कस किया हमने, रॉ मटेरियल एक, 3 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे वो बन जाते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर समटाइम्स प्रोड्यूस्ड इंटेंशनली, एक तो वो इंटेंशनली प्रोड्यूस करते हैं, वाइल इन सम केसेस दे एमर्ज आउट ऑफ मेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कई बार हम लोग इंटेंशनली उसको ऐसा सोचते हैं कि यार इससे 2 प्रोडक्ट बन जाए, कई बार ऐसा होता है अनइंटेंशनल रहता है, प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। सच प्रोडक्ट्स आर टर्म्ड एज आइदर जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट बनेंगे या बाय प्रोडक्ट बनेंगे। तो समटाइम्स दीज terms are used interchangeably, there is a major difference between the two and therefore it is necessary to understand clearly the difference between them. Similarly, there is a difference between accounting of the two and hence it is essential to define clearly the concept of joint products and by products. इनका अकाउंटिंग का टेक्निक क्यों अलग है, बाय प्रोडक्ट का एकदम मिनिमम कॉस्ट रियलाइज होता है, तो है ना, अकाउंटेंट को उतना पैसा देने को भी नहीं पड़ता है कि भाई तू इसका अकाउंटिंग कर, नहीं पुरता है, इतना उसका कम रियलाइजेशन वैल्यू होता है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, इतना ध्यान ही नहीं देते कि बाय प्रोडक्ट कितना बना है क्या बना है, मेन प्रोडक्ट में ही उसका पूरा अकाउंटिंग कर लेते हैं। और जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट तो यार मेन प्रोडक्ट बन रहे हैं 3, तो तीनों का जो खर्चा है, तीनों का जो भी यूज हो रहा है, सेलिंग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उस पर सेलिंग प्राइस आ रहा है, वो तीनों का अलग अलग आ रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया ABC वाला, उसमें तीनों का सब खर्चा अलग है, फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है, सब कुछ अलग हो रहा है,
तो उसके लिए उसका अकाउंटिंग करना जरूरी है अलग से। बट जब बाय प्रोडक्ट बनता है, जैसे शुगर, शुगर के साथ में मोलासिस बन गया, उसका अकाउंटिंग क्यों करे मोलासिस का अलग अलग से? कोक के साथ गैस, स्टार, ओवन बन जा रहे हैं, तो उसका अकाउंटिंग क्यों करे अलग से, जब वो रियलाइजेशन वैल्यू इसका एकदम कॉडियो में है। ठीक है, तो इसके लिए उसका अकाउंटिंग करना जरूरी है। वो कहाँ होता है? जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट में। ठीक है, ओके आगे बोलते हैं, टू और मोर प्रोडक्ट्स सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग हैविंग अ सफिशिएंटली हाई वैल्यू टू मेरिट रिकॉग्निशन एज मेन प्रोडक्ट। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट्स इंप्लाई दैट दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेम बेसिक रॉ मटेरियल, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेम बेसिक रॉ मटेरियल्स। कौन से वाले प्रोडक्ट? जॉइंट प्रोडक्ट्स। अभी आप देखो यहां पर ए को क्या लग रहा है? नो फर्दर प्रोसेसिंग, बी को थोड़ा सा फर्दर प्रोसेसिंग, और सी को बहुत सारा फर्दर प्रोसेसिंग लग रहा है। ठीक है, वो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया। तो वही पॉइंट को यहां पर डिस्कस किया हमने। सम जॉइंट प्रोडक्ट्स मे रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग एंड मे बी सोल्ड डायरेक्टली आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ए को डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, बी और सी को फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रॉ मटेरियल जो रिक्वायरमेंट है, जहां तक कि सब कुछ कॉमन लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ए बी सी जहां तक बन गया, बस उसको बोलेंगे स्प्लिट ऑफ। और फर्दर प्रोसेसिंग लग रहा है ना, वो अपना अपना खर्चा। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो भी कॉस्ट लगेगी उसको बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट। सब में डिवाइड होगी वो, है ना। अपॉर्शनमेंट ऑफ द सेम टू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट अकाउंटिंग। ठीक है, the management has little or no control over the relative quantities of the various products that will result। अब देखो क्या है चीज, रॉ मटेरियल डाला, उनका इंटेंशन ये है कि 3 प्रोडक्ट बनाना है, ए बी सी। बना भी लेंगे, बन भी जाएंगे, है ना। रॉ मटेरियल डालो, तीनों प्रोडक्ट बनेंगे, पर उनका जो कंट्रोल है वो तीनों प्रोडक्ट कितना बनेगा उस पर नहीं है। ए कितना बनेगा, बी कितना बनेगा, सी कितना बनेगा, वो अलग कितने भी अपने क्वांटिटीज में जितना बनेगा उतना बनेगा। सो दे हैव नो कंट्रोल ओवर द रिलेटिव क्वांटिटीज। जॉइंट प्रोडक्ट्स आर कॉमनली प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रीज लाइक, देखो, केमिकल्स, ऑयल रिफाइनिंग, माइनिंग, मीट पैकिंग, ऑटोमोबाइल, जैसा हमने सारा अभी डिस्कस किया ना, कार, जीप, ट्रक। ठीक है, कोक इंडस्ट्री हमने डिसाइड किया, कोक बन रहा है। फिर उसके बाद देखो मिल्क बना अलग अलग प्रोडक्ट से, केमिकल्स बनते हैं, ऑयल अलग अलग रिफाइनिंग प्रोसेसेस होते हैं, माइनिंग एक्सेट्रा। फिर दूसरा ऑयल रिफाइनिंग में क्या होता है? देखो, फ्यूएल ऑयल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स। कोई एक एकदम रॉ ऑयल रहेगा, एकदम क्रूड ऑयल रहेगा, एकदम उसका क्या बनेगा? फिर ये देखो फ्यूल बनेगा, थोड़ा सा ऑयल बनेगा, पेट्रोल। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? जॉइंट प्रोडक्ट्स के। पता नहीं कर पाते कि यार इसमें से मेन प्रोडक्ट कौन सा है। फ्यूल भी मेन प्रोडक्ट है, केरोसिन भी मेन है, ऑयल, खाने का ऑयल, वो भी मेन प्रोडक्ट है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल वो भी मेन प्रोडक्ट है। तो इसे पता नहीं पड़ पाता अरे मेन प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है? फिर जॉइंट प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये देखो स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जॉइंट कॉस्ट, ये भी मैंने एकदम एक्सप्लेन कर दिया। ये है होमवर्क, घर से पढ़कर आना है इसको। स्प्लिट ऑफ पॉइंट किसको बोलते हैं? जॉइंट कॉस्ट किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी कुछ भी बोलूंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब यहां से जो पोर्शन रहेगा वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तब समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखना है तो ये देख लो, इसमें क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी मेथड में, है ना, कॉस्ट अपोर्शन इज मेड इन प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जितना जिसका प्रोडक्शन बना, किसी के 10,000 यूनिट्स बने, 20,000 बने, या ना 10K, 20K, 30K, तो उतने प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो कॉस्ट, सीधा सीधा हिसाब। ठीक है, द फिजिकल मेजर्स में बी यूनिट्स, पाउंड्स, लीटर्स, किलोस, टन्स, गैलन्स। ठीक है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 10 किलो, कितना बना, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी मेथड। एवरेज यूनिट कॉस्ट किसको लगाते हैं? देखो, एवरेज यूनिट कॉस्ट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जितनी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी, बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। पर उसमें क्या होना चाहिए? वो जो सारे प्रोडक्ट्स है वो यूनिफॉर्म नेचर के होने चाहिए, सेम सिमिलर टाइप के होने चाहिए।
ऐसा नहीं कि एकदम छोटा दिख रहा है फिर एक को एकदम बड़ा प्रोडक्ट दिख रहा है, तो ऐसे नहीं चलना चाहिए। एवरेज यूनिट कॉस्ट किसको बोलते हैं? जिसमें पूरा कॉस्ट डिवाइडेड बाय पूरे यूनिट्स और एक जो प्राइस आ जाएगा उसको बोलेंगे एवरेज प्राइस। और वो किसको लगता है? जब जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो एकदम यूनिफॉर्म है ईच अदर से, ठीक है, इट इज यूनिफॉर्म विथ ईच अदर। वेटेड एवरेज मेथड किसको लगाते हैं? बेस्ड अपॉन साइज ऑफ द यूनिट्स, कितने साइज के यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। अब ये जब सॉल्व करेंगे ना तब समझेगा। और सेल्स प्राइस मेथड ये क्या होता है? जिसकी ज्यादा सेलिंग प्राइस उसको कॉस्ट भी ज्यादा। बट देखो ये प्राइस ना कुछ ज्यादा इतना है, देखो क्या बोलते हैं लास्ट में, ये चार्जिंग हायर share of joint cost to the product with higher sales value may not be justified due to the fact that lesser efforts are required for manufacturing of the same। देखो एक तीन प्रोडक्ट्स है ए बी सी। बी सबसे ज्यादा हाई प्राइस में बिक रहा है, रुपीज एकदम 50 में, ये बिक रहा है रुपीज 20 में, और ये एकदम 25 में। सबसे ज्यादा हाई प्राइस इसका है पर सबसे कम एफर्ट्स लगे हैं ये बनाने के लिए, सबसे कम एफर्ट्स लगे। देखो बी और सी में हमने फर्दर प्रोसेसिंग भी किया, इतना सब कुछ किया, और एक कम प्राइस में बिक रहा है, और ए को सेलिंग प्राइस ज्यादा है, एफर्ट्स कम लगे। तो ये जस्टिफाइड है क्या फिर कि जॉइंट जो कॉस्ट है वो तो फिर सबसे ज्यादा कॉस्ट ए को जाएगी, है ना? सबसे ज्यादा जो हायर कॉस्ट रहेगी वो किसको जाएगी? ए को, जबकि ए को जानी चाहिए क्या? नहीं। तो वहां पर वो बोलते हैं कि हायर सेल्स वैल्यू मे नॉट बी जस्टिफाइड ड्यू टू द फैक्ट दैट लेसर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेम। मीनिंग ऑफ बाई प्रोडक्ट ये भी होमवर्क है, ठीक है, दिस इज होमवर्क। एक्सप्लेन सब कुछ हो गया है। देखो शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर मेन प्रोडक्ट, मोलेसिस बाय प्रोडक्ट। कोक वाले इंडस्ट्री में ओवेंस गैस स्टार आर इंसिडेंटली प्रोड्यूस्ड इन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट लाइक कोक, ठीक है। फिर वहां पे उन्होंने क्लासिफिकेशन वगैरह बोला है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोला है। अब देखो यहां पर क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू मार्केटेबल कंडीशंस। एक तो वो सेम जैसा था वैसा सेम ओरिजिनली प्रोड्यूस हुआ है ना, वैसा का वैसा बेच देंगे, कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। और कोई कोई प्रोडक्ट को ऐसा लगता है यार इस पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर देंगे ना, थोड़ा ज्यादा हायर वैल्यू पे बिक जाएगा, तो कुछ प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेसिंग लगेगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये अभी नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सारा डिस्कस किया है इसमें, नॉन कॉस्ट मेथड्स, उसके बाद देखो कॉस्ट मेथड्स, उसके बाद देखो डिफरेंस बिटवीन मेन प्रोडक्ट, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, ये भी होमवर्क डिस्कस कर चुके सब कुछ। एक बार बस आपको पढ़ना है ना। देखो यहां पर बोला है लेस वैल्यू लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज बाई प्रोडक्ट, जिसका वैल्यू एकदम कम रहेगा तो वो रहेगा बाई प्रोडक्ट, और है ना मोर और लेस इक्वल वैल्यू के रहेंगे तो वो क्या बोलेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट्स। ये सब कुछ डिस्कस कर लिया हमने, मैन्युफैक्चरिंग का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अभी देखो यहां तक ये खत्म हो गया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए, ठीक है। तो आई होप जो भी हमने डिस्कशन अभी किया है वो एकदम क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है ना, सब कुछ समझा है आपको। थ्योरी भी पूरा डिस्कशन हो चुका है एक्सेप्ट फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते सारी प्रोसीजर्स और ये जितने भी अपने मेथड्स दिए हैं यहाँ पर वो समझ में आएगा ही। अब और ज्यादा क्लैरिफिकेशन कब आएगा? जब ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी तक तो थियोरी में पूरा डिस्कस कर लिया है, कैसे काम करता है जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट, है ना, इसका प्राइसिंग कैसा होता है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट किसको बोलते, ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर ये सारे चीजों का जो एकदम ज्ञान है वो आपको होना पहले जरूरी है, वरना मैं बाद में अगर ये सारी टर्म्स यूज करूं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जॉइंट कॉस्ट, बाय प्रोडक्ट, रियलाइजेबल वैल्यू इज वेरी लो, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा मैम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ठीक है। ये कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में हर एक चीज का माइन्यूट माइन्यूट चीजों का भी अकाउंटिंग होता है ना। देखा ना आपने अभी ए बी सी, है ना, ए पे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा, बी पे हो रहा है, सी पे हो रहा है, उसका कॉस्ट ज्यादा, ए का कॉस्ट कम। मे भी ऐसा हो सकता कि ए पे कोई प्रोसेसिंग नहीं लग रहा बट ए सबसे महंगा प्रोडक्ट है, और सिंस बी और सी हम लोगों को इंपॉर्टेंट है बनना, उस पर हमको फर्दर प्रोसेसिंग किए बिना बेच ही नहीं सकते, तो करना ही पड़ेगा, है ना। मैनेजमेंट का इंटेंशन था वो क्रिएट करने का, तो उनको प्रोसेसिंग करना ही पड़ेगा। ओके ठीक है, अब इससे ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
आई होप इतना डिस्कशन एकदम सफिशिएंट है क्वेश्चन आंसर्स अभी सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन आंसर्स में भी और डिटेल में डिस्कशन होने ही वाला है, ठीक है। ओके, तो आज क्या क्या कंप्लीट किया? प्रोसेस कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बचे थे, एक्चुअली प्रीवियस वाले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो डिस्कस नहीं हो पाए वो ढंग से, तो इस वाले वीडियो में अच्छे से वो डिस्कस हो चुके हैं, वो डिस्कस किया। और जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट का ये सब कुछ डिस्कशन किया। अगले वीडियो में उसके क्वेश्चंस करेंगे। टिल आई अपलोड द वेरी नेक्स्ट वीडियो, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय गाइज।